हेलो गाइस। तो हम पढ़ रहे हैं जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन। ठीक है, आज की वीडियो में करेंगे डीसी मशीन के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ टाइम वेरिंग फ्लक्स कॉज एन इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, व्हाट लॉ डज दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट। यानी आपको एक स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है, ये किस लॉ को रिप्रेजेंट करता है ये पूछा है। देखो, आपको 4 लॉ दे रखे, ठीक है, एम्पियर्स लॉ, फैराडेज लॉ, लेंज लॉ और फील्ड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, देखो हमें ऑब्वियसली पता है कि देखो टाइम वेरिंग फ्लक्स कौन सा होता है आपका, फैराडेज लॉ होता है। ठीक है, बट एक बार बेसिक देख लेते हैं जो दूसरे लॉज है उनका। ठीक है, अब देखो जैसे एम्पियर लॉ क्या होता है। एम्पियर लॉ का आपने देखो कुछ इस टाइप में आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। देखो पी डॉट डी एल, ठीक है, ये आपका किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आपका जो करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया। ठीक है, आप पढ़ सकते हो इसको। और ये इसका होता है एक्सप्रेशन, ठीक है, स्टेटमेंट का। और देखो जो फील्ड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ होता है, ठीक है, इसको हम वेक्टर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये देखो आपका कुछ इस टाइप का आपने पढ़ा होगा। देखो कि जे वेक्टर, ठीक है, इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर। ई यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और जे यहाँ पे आपकी करंट डेंसिटी है। ठीक है ना, ये आपका होता है फील्ड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब देखो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें आता है फैराडे लॉ, एक आता है लेंज लॉ। ठीक है, फैराडे लॉ सिंपल मतलब क्या बोलता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो इक्वल होता है आपके रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के। ठीक है, यानी फ्लक्स लिंकेज जो चेंज हो रहा है वो कितना फास्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, जितना ज़्यादा फास्ट चेंज होगा उतना ज़्यादा आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये आपका कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फर्स्ट लॉ यानी फैराडेज लॉ। ठीक है, देन लेंज लॉ आपका बोलता है कि इफेक्ट अपोज द कॉज, यानी जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है ये आपका फ्लक्स लिंकेज में चेंज होने की वजह से हुआ है। ठीक है, तो इसी का ये अपोज करेगा। तो सिंपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस डी फाई बाय डी टी। तो ये आपके बेसिक लॉज हो गए। ठीक है, तो इनके स्टेटमेंट आपको पता होने चाहिए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन अब मैग्नेटिक फील्ड इज एम्प्लॉयड एज मीडियम रेदर देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज। अब देखो सपोज आपको कोई मैकेनिकल सिस्टम है या फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। ठीक है, तो देखो एक आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एक आपका मैकेनिकल सिस्टम। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जब कन्वर्जन करना होता है यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में या फिर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, तो बीच में जो मीडियम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हम मीडियम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो वो पूछा है कि आप मैग्नेटिक फील्ड को ही मीडियम क्यों यूज़ करते हो, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यों नहीं करते, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, अब देखो कोई भी एक एग्जांपल लेके चलते, देखो मान लेते हैं हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। ठीक है, यानी मोटर की बात हो रही है। तो देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम क्या करते हैं, सिंपल इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिकल सप्लाई दोगे तो आपका जो सर्किट होगा, ठीक है, उसमें एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और दूसरी एक आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये आपको पता ही है। ठीक है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख लेता हूँ ई से और मैग्नेटिक फील्ड को लिख लेता हूँ बी से। ठीक है, अब देखो मैं 3 कारण आपको बताऊंगा देखो इसको यूज़ करने का। ठीक है, पहला आपका होता है एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट, देखो एनवायरमेंट कैसे है, देखो आपका जो एनवायरमेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बहुत इजीली अफेक्ट हो जाता है। कैसे, देखो एक दो तीन मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, अब जैसे देखो आप अगर देखते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपको भी पता है आपकी एयर क्या हो जाती है, आयनाइज्ड हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, एयर में आर्क प्रोड्यूस होता है। ये आपने कोरोना में भी पढ़ा होगा। ठीक है, कोरोना जो फिनोमिना पढ़ते हैं पावर सिस्टम में, तो आपके यही तो देखते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ईजिली आपके एनवायरमेंट को अफेक्ट कर देता है। ठीक है, और दूसरा आप एक एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे देखो आप कोई भी एक प्लास्टिक का स्केल ले लेते हो। ठीक है, उसको आप अगर अपना सर पे रब करते हो, देन अपने अगर स्किन के जो हेयर के पास लेके आते हो तो हेयर आपके कैसे एकदम स्टैंड अप हो जाते हैं, ठीक एकदम खड़े हो जाते हैं ना। ठीक है, ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है। क्योंकि यहाँ से आप समझे कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना वो बहुत ईजिली बेसिकली अफेक्ट कर देती है आपके एनवायरमेंट को। ठीक है, सराउंडिंग एनवायरमेंट को। बट यहीं पे आप जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हो, ठीक है, अब आप जैसे देख सकते हो अर्थ की भी तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, बट उसकी मैग्नेटिक फील्ड से हमें कुछ फ़र्क पड़ता है क्या, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता ना। यानी आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, या फिर बोल सकते हो जो एनवायरमेंट है, वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीटली इग्नोर करता है। ठीक है, एनवायरमेंट में कुछ भी चेंज नहीं आता मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है, तो वो लिख सकते हो आप सिंपल इसको कि एनवायरमेंट कंप्लीटली इग्नोर्स द मैग्नेटिक फील्ड। और देखो दूसरा आपका है मटेरियल अवेलेबल। ठीक है, जो आपके नेचर में जो मटेरियल अवेलेबल है ना, उनमें भी कुछ ऐसी कारण है, ठीक है, उनमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड को एज ए मीडियम यूज़ करते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका कौन सा मटेरियल आता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, जिसको आपने पढ़ा भी होगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हम जब भी बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करते हैं, और जब भी आपकी मैग्नेटिक में आता है तो ठीक है हम बात करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल की। तो ये आपका आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और एक मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है,
मैग्नेटिक मटेरियल मतलब फेरो मैग्नेटिक मटेरियल वगैरह पढ़ते हो ना आप, वो सब, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिक मटेरियल में हम क्या देखते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी, और इसमें देखते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। और आपकी जो म्यू आर होता है, ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू रिलेटिव आपकी परमिटिविटी, ठीक है। ये चीज़ आपने अगर नोटिस भी किया हो तो देखो 1000 में होती है आपकी म्यू आर, ठीक है। तो ये आपकी बहुत ज़्यादा होती है ना, इसका मतलब होता है कि आपका जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो बहुत स्ट्रांग होता है कंपेयर टू डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब देखो आपका अगर मटेरियल स्ट्रांग होगा, ठीक है, जैसे आप अगर मोटर लेते हो, मोटर में रोटर बनाते हो, रोटर आप बनाते हो मैग्नेटिक मटेरियल से, क्यों? बिकॉज उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग होता है वो। तो वो आपका जो टॉर्क लगेगा उस पर, ठीक है, उस रोटर पे जो टॉर्क लगेगा उसको वो हैंडल कर सकता है, ब्रेक डाउन नहीं होगा उसको, ठीक है, वो टूटेगा नहीं। बट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बहुत कम होती है परमिटिविटी। तो अगर उससे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से आप अगर रोटर बनाते हो तो उससे क्या होगा, वो बहुत ईजिली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती, वो इतने ज़्यादा टॉर्क को हैंडल नहीं कर पाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल भी आपका क्या सिंपल एक कारण है मैग्नेटिक फील्ड को एज ए मीडियम यूज़ करने का, ठीक है। और तीसरा और आपका जो आखिरी एक होता है रीज़न, ठीक है, वो आपका आता है एनर्जी से रिलेटेड। जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स होती है, ठीक है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, इनमें बेसिकली बहुत कैपेबल होती है, ये एनर्जी को बहुत इजीली और बहुत लार्ज अमाउंट में स्टोर करने की इनमें कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड हैज़ हाई एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी, ठीक है, एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए भी हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रीफर करते हैं एज अ मीडियम, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं करते। तो देखो ये 3-4 आपके कारण है एज ए यूज़ करने का मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, मीडियम की तरह। क्लियर है ये चीज़? देखो इसका आपका आंसर हो जाएगा सिंपल ए ऑप्शन। देखो द स्टोर एनर्जी डेंसिटी और प्रैक्टिकेबल फील्ड स्ट्रेंथ इज लो इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आपकी जो स्टोर एनर्जी डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रेफर करते हैं, ठीक है चीज़। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। द डेवलप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड और टॉर्क इन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम एक्ट इन अ डायरेक्शन दैट टेंस टू, ठीक है। तो देखो आपने सिंपल एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो आपका फोर्स होता है, ठीक है, जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला आता है देखो माइनस टी डब्ल्यू एफ डिवाइडेड बाय टी एक्स, ठीक है। यहाँ पे जो डब्ल्यू एफ लिखा है ना, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, डब्ल्यू एफ मतलब फील्ड एनर्जी। अब देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो एनर्जी है, ठीक है, जो स्टोर एनर्जी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और जो फ्लक्स है आपका वो क्या सिंपल कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, टू डिक्रीज द स्टोर एनर्जी एट कांस्टेंट फ्लक्स, ठीक है। अब देखो इसको बोलते क्या, देखो जो फोर्स है ना ये एफ, को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अलाइनमेंट। अब देखो इसको अगर डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, सिंपल देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, स्टोर फील्ड एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन द पोजीशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये आपकी एक्स है ना, ये आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और ये डी डब्ल्यू एफ है, ये चेंज इन स्टोर एनर्जी यानी फील्ड एनर्जी में जो चेंज हुआ है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है चीज़? और लीनियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, फिर लीनियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है, ठीक है। तो इसने क्या बोला, लीनियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। तो सिंस आपका सर्किट लीनियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है यानी लीनियर सर्किट है, तो जो इसका बी एच कर्व होगा वो एकदम लीनियर होगा, ठीक है। लीनियर मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। अब देखो जो लीनियर कर्व होते हैं, ठीक है, सिंस ये लीनियर कर्व है, अब देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ये रही, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये जो इतना एरिया है, ठीक है, ये एरिया आपके रिप्रेजेंट करता है फील्ड एनर्जी को, फील्ड एनर्जी को। और आपका ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है को एनर्जी को, को एनर्जी। यहाँ तक ठीक है। अब देखो अगर मेरे को फील्ड एनर्जी निकालनी है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, देखो सिंपल, ये आपका जो ऊपर जो बन रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा है बी और यहाँ पे ये एच है, ठीक है। तो अगर मैं फील्ड एनर्जी निकालता हूँ, ठीक है, फील्ड एनर्जी, तो कैसे निकल जाएगी, सिंपल देखो मेरे को सिंपल ऊपर वाला एरिया निकालना है, तो हाफ राइट एंगल ट्रायंगल के हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, देखो सिंपल यहाँ पे एच हो गई, ठीक है। और आपका ये हो जाएगा बी, ठीक है। और हमें पता है कि बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एच होता है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे पुट करते हैं, देखो हाफ एच इंटू बी की वैल्यू पुट करता हूँ म्यू नॉट इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, देखो सिंपल 1/2, ठीक है, म्यू नॉट एच का स्क्वायर। तो ये हमारी क्या आ गई, फील्ड एनर्जी आ गई। क्लियर है ये चीज़? अब और एक और चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि देखो जब भी आपका लीनियर है तो ये आपका देखो लीनियर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।
तो लीनियर में देखो जितना ऊपर एरिया है उतना का उतना नीचे एरिया है। तो यहाँ से आप क्या समझे कि फील्ड एनर्जी और को एनर्जी लीनियर सिस्टम के लिए क्या होती है, सेम होती है। तो हम क्या बोलेंगे, फील्ड एनर्जी इज इक्वल्स टू द को एनर्जी। ये चीज़ आपकी क्लियर है। और देखो नाम से आपको समझ में आना चाहिए कि जो फील्ड एनर्जी है, ठीक है, नाम से देखो क्या है, फील्ड एनर्जी, यानी कि क्या मतलब हुआ कि वो वाली एनर्जी जो आपके फील्ड को यानी फ्लक्स को सेटअप करने में लिए चाहिए होती है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, रिक्वायर्ड एनर्जी टू सेटअप द फ्लक्स। तो देखो अगला क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस द डेवलप टॉर्क डिपेंड अपॉन, यानी आपका जो टॉर्क डेवलप होता है ये किस किस पे डिपेंड करता है ये पूछा है। ठीक है, तो देखो सिंपल आपने रिलेशन पढ़ा होगा, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आपका जो भी स्टेटर का जो फ्लक्स है, ठीक है, स्टेटर फ्लक्स मल्टीप्लाइड विथ आपका रोटर फ्लक्स, ठीक है, देन मल्टीप्लाइड विथ इन दोनों के बीच में जो एंगल है यानी साइन डेल। क्लियर है, तो ये आपका रहता है टॉर्क का रिलेशन। यहाँ पे आपका जो डेल है, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको क्या सिंपल, ये आपका एंगल है स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स की एक्सिस के बीच का। ठीक है ना, तो हम सिंपल क्या बोल सकते हैं कि आपका टॉर्क डिपेंड करता है स्टेटर फील्ड पे, रोटर फील्ड पे, ठीक है, और आपका टॉर्क एंगल पे। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस इज शोन इन द फिगर, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ आर्मेचर इंड्यूस ईएमएफ, बस बार वोल्टेज एंड आर्मेचर करंट आर रेस्पेक्टिवली ई, वी एंड आई। ठीक है, फिर बोला टी ई एंड टी ए एंड ओमेगा आर रिप्रेजेंट एक्सटर्नल टॉर्क, आर्मेचर डेवलप्ड टॉर्क एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ शाफ्ट रेस्पेक्टिवली। assume that the given direction of the parameter in the figure are positive, यानी ये जितनी भी डायरेक्शन दी है सारी पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक है ना, इफ द डिवाइस इज वर्किंग इन जनरेटिंग मोड देन, ठीक है, अगर आपका डिवाइस जनरेटिंग मोड में ऑपरेट करेगा तो अब हमें डायरेक्शन बतानी है क्या होगी। ये चीज़ क्लियर है आपकी। अब देखो जो जनरेटर होता है उसमें हम क्या करते हैं, सिंपल एक मैकेनिकल इनपुट देते हैं, ये हमारा क्या हो गया, प्राइम मूवर। ठीक है, बिकॉज हमें देखो मैकेनिकल इनपुट दोगे उससे आप प्राइम मूवर को घुमाओगे। ठीक है, प्राइम मूवर में आपका टरबाइन वगैरह जो होता है। ठीक है ना, अब जो प्राइम मूवर है इसका जो बेसिकली इसको कपल्ड कर रखा होता है हमने जनरेटर के रोटर से। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा जनरेटर। अब देखो जो प्राइम मूवर है, ठीक है, उसमें आपका टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है, मैकेनिकल टॉर्क या फिर जिसको एक्सटर्नल टॉर्क बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया टी एम। ठीक है, इसको लिख लेते चलो टी ई, यानी एक्सटर्नल टॉर्क। ठीक है इतना। अब देखो ये कुछ ना कुछ स्पीड से घूमेगा, ठीक है, तो उसको हम लिख लेते हैं ओमेगा। ठीक है, ओमेगा यानी एंगुलर इसकी स्पीड। ठीक है, अब ये आपका किसके साथ कपल है, जनरेटर के शाफ्ट के साथ। ठीक है, तो जिस स्पीड से आपका ये घूमेगा टरबाइन उसी स्पीड से आपका शाफ्ट भी घूमेगा। ये चीज़ें आपकी क्लियर है। और जो जनरेटर में आपका जो जनरेटिंग टॉर्क होता है तो वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे ये आपका होगा जनरेटर टॉर्क, ठीक है, या फिर जनरेटिंग टॉर्क। क्लियर है। अब देखो जनरेटर में हमारा क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, तो ये हमारा मान लेते हैं कोई ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। ठीक है, ई, ठीक है, ये हमारा हो गया ईएमएफ इंड्यूस। अब जनरेटर हमें क्या देगा, सप्लाई देगा ना। ठीक है, तो करंट आपका बाहर की तरफ होगा, कुछ इस टाइप में आपका करंट होगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का आपका जनरेटर का बेसिक सर्किट है। ठीक है इतना। अब जरा देखो जो हमें दे रखा है फिगर, ठीक है, इसमें देखो आपका जो शाफ्ट है, ठीक है, ये एक्सटर्नल टॉर्क देखो, ठीक है, और ये घूम भी इसी डायरेक्शन में रहा है। जनरेटर भी आपका देखो यही डायरेक्शन है, ठीक है, दोनों की सेम है, कोई फर्क नहीं है। अब देखो आर्मेचर टॉर्क आपका ये रहा, ठीक है, जस्ट आपका जो रोटेशन हो रहा है उसके अपोजिट में आपका आर्मेचर टॉर्क है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो आपका जनरेटर है उसका जो टॉर्क है वो अपोजिट है आपके एक्सटर्नल टॉर्क के। क्लियर है। और जो ईएमएफ देखो एरो किसकी तरफ है, बाहर की तरफ है। ठीक है, यानी कि आपका बाहर ये सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, यानी ये पूरा सिस्टम जो है ये आपका सप्लाई बाहर की तरफ प्रोवाइड कर रहा है। ये चीज़ आपकी ठीक है। तो ये जो सर्किट दिया है ये किसकी तरह काम कर रहा है, इसमें जब सारी डायरेक्शन में चेक की तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, एक जनरेटर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, जनरेटर की तरह काम कर रहा है। यानी कि बेसिकली देखो जब हमने चेक किया कि जनरेटर के लिए क्या क्या डायरेक्शन होती है, उसको ये जो डायरेक्शन दे रखी है इनसे कंपेयर करते हैं तो सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, यानी जो डायरेक्शन दे रखी है ये ऑलरेडी जनरेटर की ही डायरेक्शन दे रखी है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ऑल पैरामीटर्स विल हैव इक्वल पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, यानी जो दे रखी है वही डायरेक्शन होगी, किसी भी पैरामीटर की चेंज करने की जरूरत नहीं होगी अगर आपको जनरेटिंग मोड में डिवाइस को ऑपरेट करवाना है। ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी जनरेटिंग मोड में ही दे रखी है ये डायरेक्शन वगैरह। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। इन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस, ठीक है, एग्जाम्पल जनरेटर एंड मोटर्स, अ स्मॉल एयर गैप इज लेफ्ट बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर इन ऑर्डर टू, ये आपका जो स्टेटर वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा स्टेटर है और ये हमारा है रोटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों के बीच में थोड़ा सा एयर गैप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यानी थोड़ी सी खाली जगह प्रोवाइड करते हैं। अब ये क्यों प्रोवाइड करते हैं ये पूछा है। देखो सिंपल क्या करते हैं,
स्टेटर और रोटर जो है वो एक दूसरे से टच ना हो जाए, ठीक है। क्या कर बोलेंगे हम, परमिट मैकेनिकल क्लियरेंस के लिए हम क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा एयर गैप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और एक और फिनोमिना होता है जो अगर आपने पढ़ा हो, फ्रिंजिंग, ठीक है, फ्रिंजिंग। इस फिनोमिना में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम एयर गैप इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आपके कोर में एयर गैप इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है, आपका जो कोर है जिसका एरिया इंक्रीज हो जाता है और सेचुरेशन को अवॉइड करते हैं हम, ठीक है। इससे इंट्रोड्यूस एयर गैप क्यों करते हैं, ठीक है, टू अवॉइड सेचुरेशन। देखो इसको अगर मैं बना के दिखाऊँ तो कुछ इस टाइप में होगा, देखो ये लेट्स से आपका, ठीक है, कोई सिंपल ऐसे फिगर बना रहा हूँ मैं। इसमें इस कोर में बेसिकली मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, आपका ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है ना, एयर गैप। तो देखो कुछ इस टाइप में आपका हो जाएगा ये, कि ये जो देखो, ये जो मैंने क्या किया बीच में, एयर गैप ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये जो मैंने एयर गैप यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो कोर है, कोर का एरिया जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो एरिया बढ़ेगा ना, इसकी वजह से अब आपका जो कोर है ना, वो सेचुरेशन में नहीं जाएगा, यानी इजीली सेचुरेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम किस लिए करते हैं, सेचुरेशन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, अवॉइड द सेचुरेशन। और इस फिनोमिना को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग, ठीक है। ये आपको पता रहना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि अवॉइड द सेचुरेशन ऑफ फील्ड, ठीक है। दोनों ऑप्शन हम बता सकते हैं कि दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर है एक तरह से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपका, ठीक है, इसमें क्या पूछा है आपको, देखो सिंपल एक फिगर दे रखा है, ठीक है, एक मशीन दे दी। इस मशीन में हमें पूछा है कि पोलैरिटी बताइए, यानी पोल्स बताने, ठीक है, ए बी सी पे और सी डी पे है, ठीक है, सी डी ए पे। तो देखो अगर मैं इनके पोल्स निकालना चाहता हूँ, ठीक है, देखो इसको समझते हैं अच्छे से। देखो मेरे को स्टेटर फ्लक्स दे रखा है, ये रहा, क्या रोटर फ्लक्स मेरे को दे रखा है, ये रहा, यहाँ तक ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बस एक बेसिक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए था, ठीक है, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे होती है फ्लो, ठीक है। देखो जो अगर मैग्नेटिक मटेरियल के इनसाइड बात करते हैं तो इनसाइड हमेशा आपकी जाती है साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड की बात करते हैं तो वो हमारी जाती है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ कि इनसाइड में तो हम बोलेंगे, ठीक है, यानी मैग्नेटिक मटेरियल के इनसाइड में आपकी मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होती है साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। और जब आप आउटसाइड की बात करते हो, आउटसाइड, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होती है वो आपकी होती है, उसकी डायरेक्शन बेसिकली होती है नॉर्थ टू साउथ, यहाँ तक ठीक है। अब जरा देखो मेरे को क्या क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, आपको समझाता हूँ। देखो एक तो मेरे को पूछा है कि ए बी सी और सी डी ए, इन दोनों की पॉलरिटी बतानी है, ठीक है ना, क्या बतानी है, पॉलरिटी, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पे मेरा क्या पोल बनेगा ये पूछा है, और यहाँ पे मेरा क्या पोल बनेगा ये पूछा है, यहाँ तक ठीक है आपका। और देखो जो रोटर में भी सेम चीज़ पूछी है, रोटर में मतलब ए बी सी की और सी डी ए, इन दोनों की मेरे को क्या पूछी है, पॉलरिटी पूछी है, यानी पोल्स क्या बनेगा यहाँ पे, यानी कि एक तो यहाँ पे पूछा है मेरे को, और एक मेरे को यहाँ पे पूछा है, यहाँ तक ठीक है आपका। तो ये मेरे को निकालनी है चीज़ें, और मेरे को डायरेक्शन भी निकालनी है, ठीक है। यानी आपका जो रोटर है वो किस डायरेक्शन में घूमेगा ये भी मेरे को निकालना है। ये तो ये सारी चीज़ें मेरे को फाइंड आउट करनी है इस फिगर से, यहाँ तक ठीक है आपका। अब देखो मेरे को एक तो बी, ठीक है, और डी, यहाँ पे पोल्स निकालने हैं, यानी कि दो पोल बनेंगे, ठीक है। तो देखो मैं दो पोल बनाता हूँ पहले, ये मेरा एक पोल हो गया, ठीक है, एंड ये मेरा दूसरा पोल हो गया, यहाँ तक ठीक है आपका। अब देखो ये पूरे एक मशीन है ना, तो मशीन कुछ इस टाइप में सर्कुलर टाइप में होती है, ठीक है। तो मैं इसको पूरा एकदम स्ट्रेटर टाइप में जैसा बनता है वैसा बना देता हूँ, ठीक है। दोनों पोल को कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और ये मेरा पूरा एक स्टेटर बन जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में हमें जो स्टेटर फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन कुछ ये दे रखी है, ठीक है। ये हमारी किसकी है, स्टेटर फ्लक्स की डायरेक्शन है फाई एस, यहाँ तक ठीक है। अब जरा देखिए हमारा ये वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये आपका कौन सा पोर्शन होता है, आपके मैग्नेटिक मटेरियल के इनसाइड वाला पोर्शन होता है, ठीक है ना। ये आपका होता है इनसाइड वाला पोर्शन, ठीक है, इनसाइड वाला। और ये जो पोर्शन है जहाँ पे मैंने ये देखो ये डॉटेड लाइन बनाई है ना, जहाँ पे मैं हाईलाइट करो, ठीक है, ये मेरा कौन सा पोर्शन है, आपका आउटसाइड वाला पोर्शन है, ठीक है। देखो अभी अभी मैंने समझा दिया कि आउटसाइड में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से जाती है, नॉर्थ टू साउथ, और हमें देखो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है, ठीक है, देख सकते हो। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस टाइप में दे रखी है हमें, ठीक है, कुछ इस टाइप में दी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यानी कि क्या हुआ, ये बाहर की तरफ है, तो बाहर हमारी मैग्नेटिक फील्ड जाती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। और यहाँ से आप समझ भी सकते हो इनसाइड में देखो आपकी कैसे जा रही है, कुछ इस टाइप में आपकी जाएगी इनसाइड में, ठीक है। तो इनसाइड में आपको देखो साउथ से नॉर्थ जा रही है, ठीक है। तो देखो सेम लॉ हमने क्या किया, फॉलो करवा दिया ना यहाँ पे। तो इतना ठीक है आपका। तो यहाँ से सिंपल देखो मेरे को पोल्स मिल भी गए, क्या क्या मिला देखो। अगर मैं सिंपल ए बी सी की बात करता हूँ तो ए बी सी पे देखो मेरा कौन सा पोल बना है, ये मेरा बी वाला पोर्शन है, ठीक है ना। तो बी पे मेरा बना देखो नॉर्थ पोल, और दूसरा मेरा है
ये आपका है CDA। तो CD पे हमने चेक किया, यहाँ पे हमारा बना साउथ पोल। यहाँ तक ठीक है आपका? तो एक चीज़ तो हमारी निकल गई। अब जरा समझो, देखो रोटर के लिए, तो अब रोटर देखो मैं यहाँ पे अलग से बनाता हूँ, ठीक है। देखो रोटर हमारा कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया रोटर। यहाँ तक ठीक है आपका? अब देखो रोटर में जो कंडक्टर्स दिए, एक मेरा यहाँ पे कुछ पोल बनेगा, ठीक है, बी यहीं पे तो है, यहाँ पे मेरा बी दे रखा है, ठीक है। एक मेरा पोल कुछ यहाँ पे बनेगा, ठीक है, ये मेरा है डी दे रखा है इसने, डी, ठीक है। और जो इसने डायरेक्शन दिया मेरे को, ठीक है, इसने मेरे को डायरेक्शन दे रखी है ना फ्लक्स की, रोटर फ्लक्स की, ये आपका पॉइंट, यहाँ से मेरे को देखो इसने ये डायरेक्शन दे रखी है कुछ इस टाइप में, ठीक है। ये मेरा है रोटर फ्लक्स, ठीक है, फाई आर। यहाँ तक ठीक है आपका? तो ये कुछ इस टाइप से ऐसे आ रहा होगा कुछ, ठीक है, मानते हो ना? कुछ इस टाइप में आ रहा होगा ये फ्लक्स, यानी कि इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है। अब देखो इसमें ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका कौन सा पोर्शन है रोटर का? इनसाइड वाला पार्ट है रोटर के, ठीक है, रोटर के इनसाइड वाला पार्ट है। तो इनसाइड आपकी देखो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे नीचे की तरफ जा रही है। तो इनसाइड हमेशा कैसे जाती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड? साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। तो ऊपर वाला तो हमारा होगा साउथ, ठीक है, और नीचे वाला हमारा होगा नॉर्थ। बिकॉज हमें देखो डायरेक्शन क्या दे रखी है, सिंपल आपकी इनसाइड मटेरियल में ऐसे नीचे की तरफ डायरेक्शन दी है। तो इनसाइड में हमें पता है कि साउथ से नॉर्थ जाती है मैग्नेटिक फील्ड, तो साउथ ऊपर बन गया, नॉर्थ नीचे बन गया। तो यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ से हम सिंपल क्या समझ गए कि हमारा ABC, ठीक है, ये तो हमारा बन गया साउथ पोल, ठीक है, और जो CDA यानी जो रोटर वाले पार्ट में, ठीक है ना, ये हमारा बन गया नॉर्थ पोल। सारे पोल्स निकल गए। अभी क्या निकालना है हमें? डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है ना। तो देखो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, सिंपल देखो, इसने हमें दिया है कि यहाँ से हमारा रोटर था, ठीक है, रोटर वाली फ्लक्स की एक्सिस कुछ इस टाइप में थी। यहाँ पे मैंने रोटर की एक्सिस बना दी, ठीक है ना। ये मैंने रोटर वाला डायग्राम अलग बनाया है, ठीक है ना, सेपरेट आपको, ताकि कंफ्यूज ना हो। अब देखो इनके बीच में जो एंगल मेरे को दिया है, ये वाला एंगल, ठीक है, देख भी सकते हो, ये एंगल मेरे को डेल दिया है, ठीक है ना। अब देखो ये जो रोटर फ्लक्स है, ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है? ये आपके स्टेटर फ्लक्स की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है ना। तो अब ये क्या करेगा? इसका अपोज करेगा। ऑब्वियस बात है, लेंस लॉ फॉलो हो रहा है ना, ठीक है। तो लेंस लॉ फॉलो होने के लिए क्या होगा? इसका अपोज करेगा। तो इसका अपोज कैसे कर सकता है? इसके पास जाके, ठीक है, इसके पास जाएगा, ये ट्राई करेगा कि मैं डेल को कम से कम करूं, स्टेटर फ्लक्स को ये कैच करने को ट्राई करेगा। यानी जो रिलेटिव मोशन आप पढ़ते हो ना इंडक्शन मोटर में, ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या करेगा? इस स्टेटर फ्लक्स के पास जाने को ट्राई करेगा, यानी डेल को कम करने को ट्राई करेगा। यानी देखो ये कैसे घूम रहा है, ये घूम रहा है आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमारी डायरेक्शन क्या आ गई? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, या फिर इसको आप बोल सकते हो काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये आपका देखो सारा डेटा आपको मिल गया, ठीक है। तो ऑप्शन देखो आपका सी ऑप्शन एग्जैक्टली मैच करेगा। देखो ABC पे नॉर्थ पोल, ठीक है, CDA पे साउथ पोल, देन आपके रोटर वाले सेक्शन पे, ठीक है, ABC पे साउथ पोल, CD पे नॉर्थ पोल, देन आपकी डायरेक्शन क्या होगी? काउंटर क्लॉकवाइज, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। फॉलोइंग आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है। अब देखो मशीन की प्रॉपर्टीज कुछ बोला है, तो देखो स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, ठीक है। जो पहली हमारी P, ठीक है, जो P वाली मशीन है, ये चेक करते हैं। तो देखो P में क्या बोला है? स्टेटर वाइंडिंग करंट इज DC, ठीक है, स्टेटर में हम क्या दे रहे हैं? DC वाइंडिंग। और रोटर वाइंडिंग करंट इज AC, यानी रोटर वाइंडिंग करंट हमारा क्या होता है? AC होता है। तो ये हमारा किस में रहता है? DC मशीन में, ठीक है। DC में देख सकते हो इनपुट आप क्या देते हो? DC इनपुट देते हो ना, ठीक है। बट जो रोटर वाइंडिंग में जो करंट प्रोड्यूस होता है, यानी आर्मेचर में जो जो करंट आपका होता है, वो तो AC प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो DC मशीन हो गई। जो देखो दूसरी Q मशीन, Q में क्या बोला है? स्टेटर वाइंडिंग करंट इज AC, रोटर वाइंडिंग करंट इज DC। ऐसा हम किस में करते हैं? आपने देखा होगा सिंक्रोनस मशीन में डबली एक्साइटेड मशीन होती है, तो जो रोटर वाइंडिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं? DC सप्लाई से एक्साइट करते हैं उसको। तो आपकी जो Q वाली मशीन है, Q वाली, ठीक है, जो दे रखी है, ये आपकी किसको रिजेंबल करती है? सिंक्रोनस मशीन को, ठीक है इतना। अब देखो तीसरी है आपकी R, ठीक है। R में देखो इसने क्या बोला है? स्टेटर वाइंडिंग करंट इज AC, रोटर वाइंडिंग करंट इज AC, यानी दोनों ही AC है। तो ये तो आपका होता है इंडक्शन मोटर में, ठीक है। फिर देखो क्या है आगे है एस वाले में, देखो क्या है? स्टेटर हैज़ साइलेंट पोल और रोटर हैज़ कम्यूटेटर। तो रोटर में कम्यूटेटर आ गया, तो यहाँ से सीधे समझ गए कि ये तो DC मशीन ही होगी, ठीक है, बिकॉज कम्यूटेटर कहाँ यूज होता है? DC मशीन में तो यूज होता है। तो एस हमारा हो गया DC मशीन। रोटर हैज़ साइलेंट पोल्स एंड स्लिप रिंग्स एंड स्टेटर इज सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो देखो रोटर में आपका एक तो साइलेंट पोल है और स्लिप रिंग भी यूज़ कर रहे हो, तो ये आपका यूज़ करते हो आप सिंक्रोनस मोटर में, ठीक है। तो T वाली जो आपकी हो गई, ये आपकी हो गई सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, फिर सिंक्रोनस मशीन। बोथ स्टेटर एंड रोटर है पॉलीफेज वाइंडिंग। तो पॉलीफेज तो आपके इंडक्शन मोटर में होती है, ठीक है, बोलते भी हम पॉलीफेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो ये आपकी हो गई इंडक्शन मोटर। अब जरा देखो
डीसी मशीन आपकी कौन सी हो गई, पी, ठीक है, और आपका एस, ठीक है, पी और एस आपकी डीसी मशीन है। तो देखो पहला इसने डीसी मशीन बोला है, तो डीसी मशीन आपकी पी और एस दोनों डीसी मशीन है। सिंक्रोनस कौन सी है, क्यू और टी, देखो क्यू और टी आपकी सिंक्रोनस मशीन है। इंडक्शन मशीन कौन सी है, आर और यू, तो आर और यू आपकी इंडक्शन मशीन है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। A short-circuited rectangular coil falls under gravity with the coil remaining in vertical plane and cutting perpendicular horizontal magnetic lines of force it has। ठीक है, आपका देखो एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। बिकॉज देखो जो रेक्टेंगुलर कॉइल है उसमें जो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह प्रोड्यूस होगी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन में कोई फर्क नहीं आने वाला। बट देखो अगर ये सेम एग्जाम्पल कुछ इस टाइप में होता कि अगर आपके जैसे ये कोई कॉइल है मान लो, ठीक है, ये आपकी कोई कॉइल है। अब देखो आप क्या कर रहे हो, इस कॉइल के अंदर से, ठीक है, सिंपल क्या कर रहे हो, एक जैसे आपने कोई मैग्नेट ले लिया, ठीक है, बार मैग्नेट ले लिया। अब देखो बार मैग्नेट में ये मान लेते हो नॉर्थ पोल या आपका साउथ पोल। अब आप क्या कर रहे हो, इस मैग्नेट को इस कॉइल के बीच में से नीचे फेंक रहे हो, ठीक है। तो सिंस नीचे फेंक रहे हो तो ये सिंपल क्या गिरेगा, ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेगा ना। तो देखो सिंपल ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस बेसिकली एक्सेलरेशन से ये नीचे गिरेगा इस कॉइल के बीच में से, ठीक है। बट अब जैसे इस कॉइल के पास में आएगा तो इस मैग्नेट में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल को कट करेगी, तो उस वजह से इस कॉइल में क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा या फिर बोल सकते हो करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन आपकी ये वाली होगी, ठीक है, क्यों होगी ये आपको ऑलरेडी आइडिया होगा, ठीक है। देखो ये आपकी होगी करंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप अगर इसके पोल्स निकालते हो तो देखो यहाँ पे तो आपका बनेगा नॉर्थ, यहाँ पे बनेगा साउथ, ठीक है। क्यों, बिकॉज देखो ये जो करंट फ्लो हुआ ना ये आपका क्या करेगा, इस मैग्नेट का अपोज करेगा। बिकॉज देखो लेंस लॉ फॉलो हो रहा है यहाँ पे सिंपल, तो ये देखो नॉर्थ ये भी नॉर्थ, तो इस मैग्नेट को क्या करेगा, रिपेल करेगा, बोलेगा तू मेरे से दूर हट, ठीक है, बिकॉज मेरे में करंट प्रोड्यूस कर रहा है तू, क्लियर है। तो अब इस वजह से क्या होगा, सिंस ये रिपेलिंग फोर्स है, यहाँ पे ये इस दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो इस वजह से जो मैग्नेट नीचे गिरेगा, ठीक है, एट द एंड नीचे तो गिरेगा ही मैग्नेट आपका, ठीक है, बिकॉज ये रिपेलिंग फोर्स इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो नीचे तो आपका गिरेगा ही। बट इस केस में जो स्पीड हो जाएगी, इसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो लेस देन जी हो जाएगा, ठीक है, लेस देन जी, यानी एक्सेलरेशन क्या हो गया इस केस में, डिक्रीज हो गया। ये चीज़ ठीक है आपकी। तो इस टाइप में अगर आपको पूछे तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा, ठीक है। इफ़ अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन देन, यानी कि आपकी जो कॉइल है उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रख दिया, तो अब जरा बताइए कि फोर्स और टॉर्क में क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। देखो जो फोर्स आपका होता है, ठीक है, यानी करंट कैरिंग कॉइल कंडक्ट या फिर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसमें जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, सिंपल BIL विल साइन थीटा, ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा फॉर्मूला। और जो टॉर्क का आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो टॉर्क लगता है करंट कैरिंग कॉइल में ये आपको आ जाते हैं, देखो BIA साइन थीटा। अब देखो सिंस आपने करंट कैरिंग कॉइल को सिंपल क्या रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रख दिया, ठीक है, तो उस वजह से आपका थीटा क्या हो गया, जीरो। तो इस केस में आपका फोर्स भी जीरो हो जाएगा और टॉर्क भी आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या बोल रहा है, द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ टॉर्क ऑफ डायनामो इलेक्ट्रिक मशीन इज गिवन बाय, ठीक है, आपका जो सिंपल जो सिंक्रोनस मशीन होती है ना उनके लिए ये आपके टॉर्क की इक्वेशन होती है। फिर क्या बोला इसने, देखो I1 और I2 आपका रोटर और स्टेटर करंट है, L1 और L2 आपके रोटर और स्टेटर के बाइंडिंग के सेल्फ इंडक्टेंस है, ठीक है, और M आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है, और आपका थीटा जो है ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है आपके रोटर का। तो इसने बोला देखो फॉर अ सिंक्रोनस मशीन भी कौन सी, सिलेंड्रिकल रोटर वाली, ठीक है, द टॉर्क इज गिवन बाय ओनली द थर्ड टर्म ऑफ द इक्वेशन, यानी जब आप सिलेंड्रिकल रोटर की बात करते हो, ठीक है, रोटर दो तो एक साइलेंट टाइप एक सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल के केस में जो टॉर्क इक्वेशन है वो आपकी हो जाती है I1 I2 DM बाई डी थीटा, ठीक है, ये हो जाती है। तो ये पूछा है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये इसमें पूछा है। तो देखो इसको पहले समझने के लिए हमें पहले दो टर्म पता होनी चाहिए, एक तो आपका होता है रिलक्टेंस टॉर्क, एक आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। इन दोनों को आपको अच्छे से पहले समझना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है। तो पहले इन दोनों को एक बार समझते हैं अच्छे से। अब देखो आपका जो रिलक्टेंस टॉर्क होता है, ठीक है, ये आपका सिर्फ जो साइलेंट पोल मशीन्स होती है उनमें ही पॉसिबल है, ठीक है, ओनली पॉसिबल इन साइलेंट टाइप मशीन्स। और जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है ये आपका देखो दोनों में पॉसिबल है, ठीक है। दो टाइप के रोटर होते हैं ना आपके मशीन में, देखो ये आपका साइलेंट टाइप में भी पॉसिबल है, एंड आपका जो सिलेंड्रिकल रोटर होता है उन दोनों में ही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। बट जब आप रिलक्टेंस टॉर्क की बात करते हो ये सिर्फ आपका साइलेंट पोल में पॉसिबल होता है। अब देखो इसको समझते हैं, देखो कैसे होता है ये सिंपल।
मान लेते हैं ये हमारा कोई स्टेटर है, ठीक है, स्टेटर होगा आपके, ठीक है, सिंक्रोनस मशीन से ही समझते हैं, ठीक है ना, ये आपका कोई स्टेटर है सिंक्रोनस मशीन। अब देखो ये हमारा स्टेटर हो गया, ठीक है, स्टेटर में ये वाला जो पोर्शन है ये आपका कौन सा होगा, इनसाइड वाला पार्ट होगा आपके स्टेटर के, ठीक है, और ये आपका आउटसाइड वाला पार्ट होगा, ठीक है, आउटसाइड वाला पार्ट। तो देखो इनसाइड में तो मैग्नेटिक फील्ड जाती है साउथ से नॉर्थ, तो आपकी ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, और आउटसाइड आपकी जाती है नॉर्थ टू साउथ, तो आपकी ये वाली डायरेक्शन होगी। यहाँ तक ठीक है? अब जरा समझ इसको, ठीक है, यहाँ पे ये क्या बेसिकली ये एयर है, ठीक है ना, बीच में आपकी एयर है। अब देखो आपको कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए, जैसे देखो फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स हमेशा क्या करता है, जैसे आपका करंट होता है, करंट हमेशा क्या करता है, जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस कम से कम है, या फिर जहाँ पे रेजिस्टेंस कम से कम है वहाँ से फ्लो होने को ट्राई करता है ना, ठीक है, तो फ्लक्स भी आपके करंट के जैसा ही होता है। फ्लक्स क्या करता है, ठीक है, मिनिमम रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करता है, यानी फॉलो मिनिमम रिलक्टेंस पाथ। ये चीज़ आपकी क्लियर है? बिकॉज देखो सिंपल रिलक्टेंस को समझो आप रेजिस्टेंस से, ठीक है, फ्लक्स को समझो करंट से, वही सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो फ्लक्स हमेशा मिनिमम रिलक्टेंस के पाथ को ही फॉलो करने को ट्राई करता है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे बीच में देखो एक लोहे की रॉड लेता हूँ, ठीक है, मैंने एक सिंपल एक लोहे की रॉड ली और यहाँ पे रख दी, ठीक है, बीच में ये यहाँ पे ऐसे रॉड को मैंने रख दिया। अब इसको मैंने क्या कर रखा है, सिंपल बीच में से ये यहाँ से सिंपल ये घूमने लायक है, ठीक है, ये सिंपल यहाँ पे ये फ्री मूविंग है, यानी ये घूम सकती है यहाँ पे, ठीक है, अपनी एक्सिस पे, ठीक है, जैसे आप बियरिंग देखते हो ना, अगर बियरिंग को आप अपनी अंगुली में डाल के उसको घुमा सकते हो सिंपली, ठीक है, तो ये भी अपने आप ऐसे घूम सकता है, ठीक है, इसको अगर हाथ से ऐसे घुमाओ तो ये घूम जाएगा। कुछ इस टाइप में हमने इसको यहाँ पे रख रखा है। ये आपकी क्या सिंपल एक आयरन रॉड। अब इस आयरन रॉड में हमने कोई सप्लाई नहीं दे रखी, ठीक है ना, यानी कोई भी एक्साइटेशन नहीं है हमारी। मैं इसको लिख सकता हूँ नो एक्साइटेशन, ठीक है, नो एक्साइटेशन। क्लियर है? ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ तक ठीक है। अब देखो इनिशियली आपका जो फ्लक्स है वो ये वाला पाथ फॉलो कर रहा था, ठीक है ना, सिंपल ये वाला पाथ जो मैंने बना रखा है ये फॉलो कर रहा था। तो यहाँ पे क्या थी आपकी एयर थी, ठीक है। अब देखो एयर का रिलक्टेंस आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, या फिर आप बोल सकते हो एयर की जो परमिएबिलिटी होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। तो अब क्या करेगा फ्लक्स, सिंस मिनिमम रिलक्टेंस पाथ को हमेशा फॉलो करता है, ठीक है, तो फ्लक्स सीधे जाके नहीं, ठीक है, कैसे जाएगा, सिंपल इस आयरन रॉड के थ्रू जाएगा, ठीक है, इस आयरन रॉड के थ्रू ऐसे फ्लो होगा। क्यों? बिकॉज आयरन रॉड का रिलक्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है, या फिर बोल सकते हो आयरन रॉड की जो परमिएबिलिटी होती है वो एयर के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो सिंस इस पाथ को फॉलो करेगा फ्लक्स। यहाँ तक ठीक है आपका? अब देखो सिंस इसको मिनिमम रिलक्टेंस पाथ चाहिए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस आयरन रॉड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने को करेगा ट्राई, ठीक है, तो ये आयरन रॉड को अपनी तरफ ऐसे घुमाएगा, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन है ये आपकी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अब देखो घुमाने के बाद क्या होगा, सिंपल देखो ये आपका नॉर्थ पोल तो है ही है स्टेटर का, ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा नहीं बना रहा, थोड़ा ही बना रहा हूँ, ठीक है, नॉर्थ पोल मेरा ये वाला और मेरा दूसरा ये साउथ पोल, यहाँ तक ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो आपकी रॉड थी, ठीक है, इस रॉड को इस वाली पोजीशन में अलाइन कर देगा, ठीक है, कुछ इस पोजीशन में ये लेके आ जाएगा इस रॉड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के। तो अब क्या हो जाएगा, सिंपल देखो फ्लक्स ऐसे चला जाएगा ना, ठीक है, फ्लक्स कुछ ऐसे फ्लो हो जाएगा, यानी सबसे कम रिलक्टेंस वाला पाथ हो गया ये, ठीक है। तो कैसे किया इसने ये पाथ फॉलो, सिंपल इस रॉड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके, यानी एक तरह से इस पर टॉर्क लगाया ना स्टेटर के पोल्स ने। अब इस टॉर्क को ही हम बोलते हैं रिलक्टेंस टॉर्क। क्लियर है चीज़? तो ये आपका हो गया रिलक्टेंस टॉर्क, TR, ठीक है ये चीज़। देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अगर लिखवाऊँ तो देखो पहले ये करेगा अट्रैक्ट, ठीक है, जो आपका आयरन रॉड है उसको करेगा अट्रैक्ट, ठीक है, अट्रैक्ट करने के बाद उसको अलाइन करेगा, ठीक है, अलाइन मतलब एक ऐसे बेसिकली ये जमा दिया ना इसने, ठीक है, अलाइन करना, तो अलाइन करेगा कैसे, ठीक है, अलाइन इन अ वे, कुछ इस तरह अलाइन करेगा, द फ्लक्स फ्लक्स फाई फॉलोज, ठीक है, फॉलोज द मिनिमम रिलक्टेंस पाथ। ये ठीक है आपकी। अब देखो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, पहला पॉइंट कि सिर्फ साइलेंट पोल टाइप मशीन में पॉसिबल है, ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका कोई भी एक्साइटेशन हम नहीं देते इसमें, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एक्साइटेशन वाला, ठीक है, एक्साइटेशन अपने कोई भी नहीं दिया आयरन रॉड पे। और देखो अगर सिंपल स्टेप बाय स्टेप समझते तो अट्रैक्ट करेगा पहले इस रॉड को, फिर उस रॉड को अलाइन करेगा ऐसी पोजिशन में कि आपका फ्लक्स जो फॉलो करे मिनिमम रिलक्टेंस पाथ को ही फॉलो करे, ठीक है। तो अगर सिंपल इसको फॉलो करवाने के लिए क्या हो रहा है आपका, आयरन रॉड क्या होगी, मूव होगी ना, ठीक है, तो सिंपल मैं लिख सकता हूँ आयरन रॉड मूव, ठीक है, आयरन रॉड मूव। अब सिंस आपकी आयरन रॉड मूव हुई है तो ऑब्वियस सी बात है उस पर कुछ ना कुछ टॉर्क लगा होगा, उसी वजह से मूव हुई है, तो इसी को हम बोलते हैं आपका रिलक्टेंस टॉर्क, ठीक है, TR। यहाँ तक ठीक है?
अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क में क्या होता है, सेम आपके स्टेटर के पोल्स हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क में क्या करते हैं हम, आपका जो ये बीच वाला पार्ट है, ठीक है, जो आयरन रॉड है या फिर जिसको हम बोलते हैं रोटर, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, वाइंडिंग कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, पोल्स जनरेट करते हैं, ठीक है। तो वाइंडिंग कुछ इस टाइप में आपकी की जाती है, ठीक है। तो वाइंडिंग हम करते हैं जिससे इसमें एक पोल जनरेट कर देते हैं, ठीक है। हमने डीसी सप्लाई दे दी। देखो पोल्स आपके कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, ठीक है। हमने कुछ इस तरह करंट फ्लो करवाया कि ये पोल बन गए, ठीक है। यानी कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्साइटेशन को कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एक्साइटेशन हम दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक्साइटेशन होती है, यानी अगर आप किसी सर्किट में, ठीक है, या फिर सिंक्रोनस मशीन में एक्साइटेशन नहीं दे रहे, तो उसमें सिर्फ आपका कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, रिलक्टेंस टॉर्क। और उसमें भी वो मशीन आपकी साइलेंट टाइप होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये नॉर्थ और ये नॉर्थ दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। रिपेल करेंगे तो ये अपने आप से इसको दूर भेजेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये साउथ पोल और ये साउथ पोल एक दूसरे को दूर भेजेंगे, तो ये आपका दूर भेज दिया। अब ये जो टॉर्क लगेगा, यानी ये घूमेगा ना अभी, ठीक है। रिपल्सन की वजह से ये अपने से दूर जाएगा इस पोल से, यानी ये क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। तो घूमने के लिए क्या चाहिए, इस पर ऑब्वियस बात है कोई टॉर्क लगा होगा तभी घुमाए। इस टॉर्क को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सिंपल, टॉर्क ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर फ्लक्स इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। क्लियर है चीज़ें, तो बेसिक आपका आइडिया क्लियर है कि रिलक्टेंस टॉर्क और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के बीच में, ठीक है, दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। तो देखो ये चीज़ हम समझ गए, अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में समझते हैं, इसने बोला है सिलेंड्रिकल रोटर के लिए, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल रोटर के लिए। तो देखो सिलेंड्रिकल रोटर मतलब ये आपका स्टेटर हो जाएगा कुछ इस टाइप में। तो ये हमारा स्टेटर हो गया, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब देखो सिंपल हमें क्या बनना है, सिलेंड्रिकल रोटर। ये कुछ इस टाइप का आपका ये हो जाएगा सिलेंड्रिकल रोटर, ठीक है। ये आपका हो गया सिलेंड्रिकल रोटर। अब देखो इसमें क्या होता है, ये आपका है रोटर, ठीक है ना। इसमें देखो क्या होता है, ये जो एयर गैप रहता है, ठीक है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। हर जगह आपका जो एयर गैप रहता है ये सेम रहता है, ठीक है। तो अगर सब जगह एयर गैप सेम है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हर जगह आपका जो रिलक्टेंस है वो सेम है, ठीक है। यानी कि सिंपल ऑल पाथ आप बोल सकते हो, सिंपल कि जितने भी पाथ है फ्लक्स के जाने के लिए, ऑल पाथ हैव सेम रिलक्टेंस, या फिर बोल सकते हो हैव मिनिमम रिलक्टेंस, ठीक है। ऑल पाथ हैव मिनिमम रिलक्टेंस, ठीक है। ऑलरेडी मिनिमम रिलक्टेंस पाथ ही है सारे के सारे। तो आपका जो फ्लक्स है वो कहीं से भी जा सकता है, ठीक है। सिंपल ऐसे स्ट्रेट भी जा सकता है, ठीक है, चाहे ऐसे जाए फ्लक्स या फिर ऐसे जाए, ठीक है। बिकॉज देखो जो एयर गैप है वो तो हर जगह सेम ही है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि मिनिमम रिलक्टेंस पाथ जो है वो हर पॉइंट पे, ठीक है, हर पॉइंट पे आपका क्या है, सेम है सिलेंड्रिकल रोटर में। यानी इस रोटर को कहीं पे भी घुमा दो, ठीक है, आपका जो फ्लक्स है वो सिंपल मिनिमम रिलक्टेंस पाथ को ही फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये जो टॉर्क की इक्वेशन आपको दे रखी होती है, इसमें ये जो इतना वाला जो पोर्शन होता है ना, ये जो आपका पोर्शन है इतना, ये आपका होता है रिलक्टेंस टॉर्क, ठीक है, रिलक्टेंस टॉर्क। अब मैंने अभी अभी बताया कि रिलक्टेंस टॉर्क आपका सिर्फ साइलेंट पोल मशीन्स में ही पॉसिबल है। यहाँ पे देखो ये क्या सिलेंड्रिकल रोटर की बात कर रहा है, तो सिलेंड्रिकल रोटर के लिए टॉर्क की इक्वेशन क्या हो जाती है, सिंपल I1 I2 dm/d थीटा। ये चीज़ क्लियर है। अब इसने पूछा कि ये इक्वेशन क्यों होती है, तो ऑब्वियस बात है बिकॉज ये वाला टॉर्क जो है रिलक्टेंस टॉर्क, ये आपका रोटर में नहीं बनता। और क्यों नहीं बनता, बिकॉज आपका जो इंडक्टेंस होता है, रोटर का इंडक्टेंस और स्टेटर का सेल्फ इंडक्टेंस, वो आपके रोटर की पोजीशन पे डिपेंड ही नहीं करता। बिकॉज रोटर किसी भी पोजीशन में हो, ऑलरेडी वो मिनिमम रिलक्टेंस पाथ को ही फॉलो कर रहा है फ्लक्स, ठीक है। तो इस सिलेंड्रिकल रोटर में आपका कभी भी रिलक्टेंस टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता, नॉट प्रोड्यूस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये पॉइंट। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि आपका जो L1 और L2 है ये आपका थीटा के साथ चेंज नहीं होता सिलेंड्रिकल रोटर में, ठीक है, साइलेंट टाइप मशीन में आपका होता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। थ्री सिंगली एक्साइटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रक्चर आर शोन इन द फिगर लेबल 1, 2 एंड 3। रोटर एंड स्टेटर, ठीक है, आर रोटर को रिप्रेजेंट करता है, एस स्टेटर को। रिलक्टेंस टॉर्क कैन बी डेवलप इन, रिलक्टेंस टॉर्क किस में डेवलप हो सकता है ये पूछा है, ठीक है। तो देखो अभी तक मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। रिलक्टेंस टॉर्क आपका सिर्फ साइलेंट पोल मशीन्स में होता है, साइलेंट टाइप मशीन्स में, ठीक है। इसमें कोई भी बेसिकली एक्साइटेशन नहीं देते हम रोटर को, नो एक्साइटेशन, ठीक है। नो एक्साइटेशन मतलब कोई भी वाइंडिंग नहीं होगी आपके रोटर पे। ये चीज़ आपकी क्लियर है, दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो साइलेंट पोल किस किस में, पहला तो देखो सिलेंड्रिकल है, ये तुम्हें तो बनने ही वाला नहीं है रिलक्टेंस टॉर्क, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरे में देखो है तो साइलेंट पोल रोटर है, ठीक है, बट इसमें देखो वाइंडिंग्स कर रखी है, यानी ऑब्वियस बात है कोई सप्लाई दे रहे हो तो इसमें भी आपका नहीं बन सकता, ठीक है, यानी एक्साइटेशन दे रहे हो ना इसमें, तो इसमें नहीं होगा। अब इसमें देखो
है आपका साइलेंट टाइप रोटर है, ठीक है, और कुछ वाइंडिंग भी नहीं लगी, यानी कुछ भी एक्साइटेशन नहीं दे रहे, यानी सिर्फ आपका ये थर्ड सेकंड वाला जो लेबल्ड फिगर है, ठीक है, सेकंड फिगर, इसमें सिर्फ आपका रिलक्टेंस टॉर्क प्रोड्यूस हो सकता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। रिलक्टेंस टॉर्क इन रोटेटिंग मशीन इज प्रेजेंट ड्यू टू, क्यों प्रेजेंट होता है? बिकॉज देखो, जो आपका इंडक्ट या एमएमएफ होता है, ठीक है, अभी बताया देखो मैंने, देखो जो फ्लक्स है, ये आपका मैंने नॉर्थ पोल बनाया था, ये मैंने आपका साउथ पोल बनाया था, याद तक, ठीक है आपका। इसमें मैंने क्या बोला था कि ये जो फ्लक्स है, ठीक है, नॉर्मली ऐसे फ्लो होता था, ठीक है, जब आपने रोटर नहीं रखा तब ऐसे फॉलो कर रहा था, बट इसमें इस रिलक्टेंस बहुत ज़्यादा फेस कर रहा था। तो अब क्या हुआ कि हमने सिंपल एक रॉड रखी बीच में, ठीक है, ऐसे एक रॉड रखी थी हमने आयरन की। तो रॉड रखने के बाद क्या हुआ कि इस रॉड ने, ठीक है, सिंस ये आयरन की है, तो इसका जो परमिएबिलिटी है वो क्या होती है, बहुत अच्छी होती है एयर के कंपेयर में, ठीक है। तो ये फ्लक्स कुछ ऐसे फ्लो होने लग गया, ठीक है, कुछ ऐसे ये फ्लक्स फ्लो होने लग गया, ठीक है। तो इस वजह से इस आयरन रॉड को अपनी तरफ इसने अट्रैक्ट किया, ठीक है, और इसी टॉर्क को हम बोलते हैं रिलक्टेंस टॉर्क, ठीक है। अब देखो, ये जो फ्लक्स है एक बार यहाँ पे फ्लो हो रहा था, एक बार यहाँ पे बोल रहा था, ठीक है, इनिशियली जब नहीं था तब यहाँ से फ्लो हो रहा था ना, ठीक है, इसको 1 लिख लेते हैं, इसको 2 लिख लेते हैं। अब देखो ये जो फ्लक्स है, इस फ्लक्स दोनों बार अलग अलग ये क्या कर रहा है, रिलक्टेंस को फेस कर रहा है, ठीक है। तो हम सिंपल क्या बोल सकते हैं कि रिलक्टेंस टॉर्क आपका किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, बिकॉज रिलक्टेंस सीन बाय द वर्किंग एमएमएफ, यानी जो फ्लक्स जो है, ठीक है, फ्लक्स को अलग अलग रिलक्टेंस दिखता है यहाँ पे, ठीक है, अगर इस पाथ से जाएगा तो कम रिलक्टेंस, इस पाथ से जाएगा तो ज़्यादा रिलक्टेंस, इसी वजह से तो आपका रिलक्टेंस टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है। रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन हैविंग इट्स सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ बोथ स्टेटर एंड रोटर वाइंडिंग इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर पोजिशन विल डेफिनेटली नॉट डेवलप, ठीक है, यानी कि अगर आपका मान लेते रोटर का, स्टेटर का है L1 और रोटर का है L2, ठीक है, इसने वो बोल दिया, ये बेसिकली डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंट है आपकी रोटर की पोजीशन पे, इंडिपेंडेंट ऑफ रोटर पोजीशन, ठीक है, रोटर पोजीशन, यानी रोटर किसी भी पोजीशन में हो आपके ये चेंज नहीं हो रहे, ठीक है। तो अभी अभी मैंने समझाया था कि जो सिलेंड्रिकल रोटर होता है, ठीक है, अगर आप सिंक्रोनस मशीन ले रहे हो उसमें सिलेंड्रिकल रोटर लेते हो तो उसकी टॉर्क इक्वेशन होती है I1 I2, ठीक है, dm/d थीटा, क्लियर है। तो इसमें देखो आपके सिलेंड्रिकल रोटर्स होते हैं, इनमें आपका L1 और L2 जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं रोटर पोजीशन में, ठीक है ये चीज़। तो हम सिंपल क्या बोल सकते हैं कि रिलक्टेंस टॉर्क आपका कभी भी प्रोड्यूस नहीं होने वाला, बिकॉज ये जो चीज़ है L1 और L2 इंडिपेंडेंट रोटर पोजीशन के, ये आपके सिर्फ सिलेंड्रिकल रोटर में ही रहते हैं, सिलेंड्रिकल रोटर में ये चीज़ होती है, ये सिलेंड्रिकल रोटर में, और हमें पता है कि सिलेंड्रिकल रोटर में आपका रिलक्टेंस टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, बिकॉज देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका सेम क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा था, वही क्वेश्चन है, ठीक है, बस छोटा करके दे दिया। सर्कुलर मेटालिक डिस्क इज प्लेस इन वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कांस्टेंट इंडक्शन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इफ द डिस्क इज रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन द ईएमएफ इंड्यूस विल बी, यानी कि देखो अगर आपकी कोई ऐसी डिस्क है, ठीक है, मेटालिक डिस्क है ये कोई आपकी, इसमें क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड हो रही है आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कुछ इस टाइप में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब इस डिस्क को आप सिंपल क्या कर रहे हो, रोटेट करवा रहे हो, ठीक है, हॉरिजेंटल प्लेन में ही। तो देखो यहाँ पे आप साफ देख सकते हो कि जो फ्लक्स लिंकेज है d∅dt, ठीक है, ये ऑब्वियस बात है, देखो देख के पता चल रहा है कि कोई भी फ्लक्स आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है या फिर फ्लक्स लिंकेज नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका जीरो हो गया, तो जैसे फ्लक्स लिंकेज जीरो हो गया तो आपका ईएमएफ इंड्यूस क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। द ईएमएफ इंड्यूस इन अ कंडक्टर, कंडक्टर रोटेटिंग इन अ बायपोलर फील्ड, ठीक है, अगर आपका कोई कंडक्टर रोटेट कर रहा है, ठीक है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका नेचर क्या होगा, ठीक है। तो देखो कुछ भी आपका जो भी ईएमएफ इंड्यूस होता है ना वो हमेशा ही एसी होता है, इवन आपकी जो डीसी मशीन होती है, ठीक है, डीसी मशीन में हम सप्लाई क्या देते हैं, डीसी इनपुट देते हैं, ठीक है, बट जो इंड्यूस होता है ईएमएफ वो एसी ही होता है, उस एसी को बाद में हम कम्यूटेटर की मदद से डीसी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा हमेशा जो ईएमएफ है इसका नेचर हमेशा ही क्या रहेगा, एसी वाला रहेगा, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अ कंडक्टर इज रोटेटिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड एच विच ऑफ द पोजिशन द पीक वोल्टेज अकर, किस पोजिशन पे, ठीक है, कंडक्टर की किस पोजिशन पे आपका वोल्टेज मैक्सिमम होगा ये पूछा है, ठीक है ना। देखो आपने 12th में पढ़ा भी होगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का आपका डायग्राम देखो, ये आपका कंडक्टर है, कि ये आपका क्या है, कंडक्टर, जो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड में आपका रोटेट हो रहा है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड हमने देखो ये बना रखी है नॉर्थ टू साउथ पोल वाली, ठीक है। देखो जब जब आपका कंडक्टर जो है वो एकदम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, यानी उसके अलॉन्ग है,
ठीक है, तब आपका देखो ईएमएफ मैक्सिमम इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, यानी मैक्सिमम वोल्टेज हमें मिल रहा है। क्लियर है, यहाँ पे भी देख सकते हो मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है, बस नेगेटिव में मिल रहा है बट है तो मैक्सिमम ना, ठीक है। और जब जब देखो राइट एंगल पे था, 90 डिग्री पे था, तब आपका ईएमएफ क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है। क्यों, देखो ये सीधा फ्लक्स लिंकेज की बात है। देखो जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स हम लिखते हैं पी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अगर ये जो कंडक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग होगा तो फ्लक्स आपका होगा मैक्सिमम, ठीक है, बी ए, ठीक है। तो फ्लक्स मैक्सिमम यानी कि फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम, ठीक है, सिंपल फ्लक्स लिंकेज को क्या लिखते हैं, एन इंटू पाई, ठीक है। तो अगर ये मैक्सिमम है तो ऑब्वियस सी बात है ई भी आपका क्या होगा, मैक्सिमम, यानी ईएमएफ भी आपका मैक्सिमम होगा, बिकॉज सीधा ये ईएमएफ जो है ये फ्लक्स लिंकेज पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। नहीं चीज़ हम क्या बोलेंगे, अलोंग द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसके अलोंग आपका जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम व्हेन, मैक्सिमम कब होगा, ठीक है, ऑलरेडी बता दिया मैंने, जब आपका जो फ्लक्स लिंकेज है, ठीक है, उस बेसिकली फ्लक्स लिंकेज होता है, ठीक है, डी फाई बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज क्या हो, मैक्सिमम हो, तभी तो आपका ईएमएफ मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज इज मैक्सिमम, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। फॉर अ पोल, ठीक है, फॉर अ पी पोल मशीन द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिग्रीज, ठीक है, सबको पता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल्स टू पी बाई टू थीटा मैकेनिकल, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब देखो यहाँ पे आप सिंपल ओमेगा एम लिखते हो, ओमेगा एम मतलब होता है कि आपका जो शाफ्ट है वो किस स्पीड से घूमना है, यानी मैकेनिकल स्पीड देख रहे हैं, ठीक है, एम का मतलब यहाँ पे मैकेनिकल है, तो हम सिंपल कैसे लगते हैं, 2 पाई एन मैकेनिकल, ठीक है, जिस स्पीड से एक्चुअल में वो घूम रहा है डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। ये तो आपकी हो गई मैकेनिकल स्पीड। अगर मैं आपको इलेक्ट्रिकल स्पीड पूछूँ तो कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रिकल स्पीड आपकी होती है पी बाई टू, ठीक है, पी बाई टू ओमेगा एम मैकेनिकल, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इलेक्ट्रिकल स्पीड पूछे तो सिंपल सेम जो ये थीटा वाला एंगल है, ठीक है, इसी से ये बनाया फॉर्मूला। क्लियर है। एन एलिमेंट्री सिलेंड्रिकल मशीन हैज वन फुल पिच कॉइल इन स्टेटर वाइंडिंग बट द रोटर में बी 2 pole and 4 pole of permanent magnet. The time varying voltage that would be induced in the stator coil for one rotation of the rotor while the rotor is revolving at constant speed are shown in the figure A, B, C, D. Select the combination from the code given below. ठीक है, तो एक तो आपका 2 पोल के लिए बताया, ठीक है, दूसरा बोला हमें 4 पोल के लिए, यहाँ तक ठीक है। अब देखो जो हमारी स्पीड होती है n इक्वल्स टू, ये आपका होता है 120 एफ अपॉन पी, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ से देखो सिंपल आप समझ सकते हैं, अगर हम मानते हैं स्पीड कांस्टेंट है, जो पोल्स होते हैं वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं ना, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन में। तो देखो अगर आपको वन साइकिल, ठीक है, एक साइकिल यानी कि 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री आपको अगर इतना इंड्यूस करवाना है ईएमएफ, तो एटलीस्ट आपको वन पोल पेयर तो चाहिएगा, ठीक है, एटलीस्ट वन पोल पेयर इज रिक्वायर्ड। यानी कि अगर आपके 2 पोल की मशीन है, ठीक है, 2 पोल कहने का मतलब क्या होता है कि एक आपका नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, और इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं एक पोल पेयर, ठीक है। तो एक पोल पेयर में हमें पता है कि सिंपल क्या कितना साइकिल देगा ये, 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 डिग्री कुछ इस टाइप में हो जाएगा, ये हम मान लेते हैं पाई, ठीक है, ये हमारा हो गया 2 पाई, ये हमारी हो गई ईएमएफ की। तो 2 पोल के लिए तो कुछ इस टाइप के आपकी वेवफॉर्म बनेगी, ठीक है। अब दूसरा इसने बोला 4 पोल, ठीक है। अब देखो 4 पोल में कैसे समझेंगे, देखो इजीली, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो पोल्स है, ठीक है, पोल्स क्या किया इसने, डबल कर दिए, पोल्स इसने कर दिए डबल, ठीक है। तो अगर पोल डबल किए तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो जाएगी, सिंपल डबल, ठीक है, दोनों डायरेक्ट रिलेशन में रहते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो गई तो जब आपका टाइम पीरियड होता है वो क्या हो जाएगा, आपका आधा हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज दोनों इन्वर्स रिलेशन में रहते हैं। तो टाइम पीरियड हमें क्या करना है, आधा करना है, ठीक है। देखो मैं सिंपल ऊपर से ही जो ऊपर वाली जो वेवफॉर्म बनाई, ठीक है, 2 पोल के लिए, इसी से कंपेयर करके इसको बनाते हैं, ठीक है ना। अब देखो ऊपर आपका ये पूरा इतना टाइम पीरियड है, ठीक है ना, ये 2 पाई तक आपका टोटल टाइम पीरियड है। अब हमें पता है हमारा टाइम पीरियड क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, यानी कि टाइम पीरियड हमारा कितना होना चाहिए, ये इतना पाई तक ही होना चाहिए, ये इतना टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड होता क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आपका क्या होगा, वेव फॉर्म रिपीट होने लग जाए, ठीक है। तो यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, यहाँ पे बाद के पाई के बाद आपका वेव फॉर्म रिपीट होनी चाहिए, ठीक है। तो कैसे होगी रिपीट, देखो सिंपल, कुछ अगर इस टाइप के आप बनाते हो, ठीक है, ये एक साइकिल बन गया, ठीक है, अगेन देखो अब रिपीट होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो हमने क्या किया, टाइम पीरियड को आधा कर दिया, तो ये जो वेव फॉर्म बनी आपकी ईएमएफ की, ये आपकी 4 पोल के लिए बन गई, ठीक है। तो देखो मैच करवाते हैं, 2 पोल के लिए तो आपका हो जाएगा सिंपल ए वाला फिगर, ठीक है, तो ए वाला, और जो 4 पोल है 4 पोल के लिए देखो बी वाला फिगर हो जाएगा, ठीक है, बी वाला। तो बी ऑप्शन आपका
करेक्ट आंसर। टू मैग्नेटिक पोल्स revolves around a stationary armature carrying two coils as shown in the figure. Consider the instant when the poles are in a position as shown. Identify the correct statement regarding the polarity of induced EMF at this instant in coil side C1 and C2. C1 और C2 हमें ठीक है EMF कैसा इंड्यूस होगा ये बताना है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको सही से थोड़ा बनाता हूँ तो ये हमारा दे रखा है इसने साउथ पोल। ठीक है, यहाँ पे हमारा इसने दे रखा है नॉर्थ पोल। ठीक है, ये हमारा है साउथ, ये हमारा है नॉर्थ पोल। ये कंप्लीट पूरा स्टेटर है। ठीक है ना, तो मैं सिंपल इसको स्टेटर के जैसे बना देता हूँ। ये आपका स्टेटर। ठीक है ना, अब देखो बेसिक आइडिया आपको ऑलरेडी है। ठीक है, यानी इनसाइड द मटेरियल आपकी मैग्नेटिक फील्ड जाती है साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो इनसाइड अगर बनाता हूँ मैं, इनसाइड आपकी ये वाली होगी। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, और आउटसाइड हमारी जाती है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ यानी कि ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। यहाँ तक आपका ठीक है। अब देखो इसने बीच में क्या रखा है, एक रोटर रख रखा है। ठीक है, ये आपका हो गया बीच में एक रोटर। यहाँ तक ठीक है। अब इसमें देखो इसने कंडक्टर भी रख रखा है। ठीक है, सिंपल देखो ऑप्शन में देखो C1 और C2 की दे रखा है। ठीक है, तो सिंपल C1 और C2 को रखता हूँ सिर्फ। ये आपका है C2 डैश है। ठीक है, एक सेकेंड, C2 डैश है तो यहाँ पे रखते हैं C2 को। ये आपका C2, ये आपका C1। ठीक है, इन दोनों की डायरेक्शन आपको ऑप्शन में दे रखी है तो इनकी फाइंड करते हैं हम। देखो पहले हम C1 की चेक करते हैं। ठीक है, ये हमारा है C1। यहाँ तक ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें ऑलरेडी पता है, ये हमारी क्या है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, यानी नॉर्थ से साउथ पोल जा रही है और इसने बोला ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपकी रिवॉल्व हो रही है। ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे आपकी ये रिवॉल्व हो रही है। ठीक है, क्या रिवॉल्व है इसमें देखो मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पोल्स रिवॉल्व। ठीक है, पोल्स रिवॉल्व। अब देखो आपको ईएमएफ किस में निकालना है, पहले आप मेरे को ये बताइए। इवन कंडक्टर में निकालना है ना, इस कंडक्टर के अंदर आपको ईएमएफ इंड्यूस निकालना है। ठीक है, तो आप जो लगाओगे, ठीक है, ईएमएफ के लिए क्या लगाते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो इसमें देखो सिंपल, अगर ये थंब है, ठीक है, ये आपकी फिंगर एंड आपकी ये इस टाइप का। ठीक है, तो ये हमारा क्या देता है फोर्स, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपका जो इंड्यूस करंट होगा या फिर इंड्यूस ईएमएफ जो होगा उसकी डायरेक्शन। यहाँ तक ठीक है। अब देखो इसमें अगर आप नॉर्मली कैसे करते देखो, आप सिंपल क्या करते हैं, इस पोल की डायरेक्शन सीन्स नीचे की तरफ है तो आप ऐसे ऐसे नीचे लगाते हैं। ठीक है, देन आप क्या करते हैं सिंपल इसमें रूल लगा देते हैं। ठीक है, तो फोर्स हमारा नीचे की तरफ इसके अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आता क्रॉस आता। ठीक है, C1 में के अकॉर्डिंग हमारा आ जाता क्रॉस। बट देखो ऐसे नहीं करते, ये गलत है आपका। ठीक है, आप रूल ही गलत तरीके से लगा रहे हो। सिंस देखो हमें जो ईएमएफ है वो C1 में निकालना है। ठीक है, C1 में आपका ईएमएफ आपको निकालना है तो आपका जो मोशन है, ठीक है, मोशन मतलब आपका जो फोर्स है, ठीक है, मोशन, वो किसका चेक करोगे आप, C1 का चेक करोगे। ठीक है, बट आप किसका ले रहे हो, पोल्स का ले रहे हो, तो गलत हो गई ना चीज़। आपको ईएमएफ C1 में निकालना है तो आपको मोशन भी तो C1 का लेना पड़ेगा। अब देखो C1 का मोशन क्या तो कैसे पता करेंगे, अगर पोल्स आपके नीचे की तरफ है तो C1 किस तरफ घूमेगा, ऊपर की तरफ। क्यों, देखो ऊपर की तरफ घूमेगा तभी तो इन पोल्स को कट करेगा, इन पोल्स को कट करेगा यानी मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, तभी तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ऊपर की तरफ पोजीशन लेंगे। क्यों, बिकॉज देखो ओनली देन द कंडक्टर विल कट द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा तभी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, तभी आप फाइंड कर पाओगे। तो यहाँ से हमें मोशन पता चला। ठीक है, मोशन क्या है, सिंपल कंडक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, कंडक्टर आपका ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये आपका एक्चुअल में कंडक्टर का मोशन है, या फिर बोल सकते हो कंडक्टर के ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लगाओ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। बिकॉज देखो पहले आप क्या कर रहे थे, पोल्स का मोशन देख रहे थे, पोल्स के मोशन से हमें क्या लेना देना, हमें तो कंडक्टर में ईएमएफ निकालना है, तो कंडक्टर का मोशन में पता होना चाहिए ना। और कंडक्टर का मोशन हमने पता किया कि पोल्स के अपोजिट होगा, अपोजिट होगा तभी तो पोल्स को कट करेगा और तभी इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर इसके साथ ले लेते पोल्स के साथ में ही इसकी डायरेक्शन, तो पोल्स को कट कैसे करता, यानी मैग्नेटिक फील्ड को कट नहीं करता और कोई ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होता। ठीक है, तो देखो ये हमारी हो गई फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, तो अब सिंपल फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा दो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन ऊपर, तो ऑब्वियस बात है करंट कैसा हो रहा है, डॉट की पोलैरिटी, यानी C1 में तो हमारा पता चल गया हमें कि हमारा हो रहा है डॉट। ठीक है, डॉट C1 में डॉट ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, अब हमें निकालना है C2 का, तो C2 हमारा ये रहा। ठीक है ना, तो देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, C2 हमारा ये था। ठीक है, अब इसमें हमने डायरेक्शन पता कर दी। ठीक है, कंडक्टर में फोर्स कैसे देखो, अगर इस वाले कंडक्टर में ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा था, ठीक है, तो इसमें किस में लगेगा, कुछ इस टाइप में लगेगा। ठीक है, बिकॉज रोटर की पोजीशन ये वाली है, ऐसे घूम रहा है रोटर, तो ये हो गया फोर्स। ठीक है, तो हमें फोर्स देखो मिल गया इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड हमें ऑलरेडी पता है इस डायरेक्शन में।
ठीक है, ये हमारी है मैग्नेटिक फील्ड, दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट में। ठीक है, तो सिंपल एक तरह से क्या बोल सकते हो, जो ईएमएफ है, ईएमएफ आपका क्या हो गया, जीरो। ठीक है, कुछ भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्यों, दोनों क्या है, एंटी पैरेलल एक दूसरे के। ठीक है, या तो दोनों पैरेलल होते हैं या फिर एंटी पैरेलल होते हैं, तब आपका ईएमएफ जीरो इंड्यूस होता है। ठीक है चीज़, तो C2 में हमारा कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, नो ईएमएफ। क्लियर है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो हमारा देखो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो डॉट इन C1 एंड नो ईएमएफ इन C2। क्लियर है चीज़, तो ये रूल को आप ध्यान से पढ़ो। ठीक है ना, ऐसे सिंपल रूल भी अभी तक सही से बहुत स्टूडेंट्स को अप्लाई करना नहीं आता। ठीक है ना, इन अ डीसी मोटर द विंडेज लॉस इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, आपके जो विंडेज लॉस होते हैं ये किससे प्रोपोर्शनल होते हैं, ये पूछा है। ठीक है, तो जो विंडेज लॉस मतलब क्या होता है, देखो इसको पहले समझते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे आप क्या कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो। ठीक है, आप ऐसे भाग रहे हो, ठीक है, बहुत तेज। अब देखो एकदम से क्या हुआ, बहुत हवा का एकदम बहुत तेज झोंका आ गया। ठीक है, एकदम से हवा बहुत तेज आ गई। ठीक है, विंड लिख लेते। ठीक है, हवा बहुत तेज एकदम आपके सामने है, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी ना। ठीक है, आपकी स्पीड एकदम पूरी स्लो हो गई, एकदम तेज भाग रहे थे आप, आपके सामने से एकदम हवा का झोंका आ गया, तो आपकी स्पीड एकदम स्लो हो जाएगी। यही एक तरह से आपकी स्पीड में क्या हो गया, लॉस हो गया आपकी स्पीड में। ठीक है, तो किसकी वजह से हुआ, विंड की वजह से हुआ, और इस लॉस को हम बोलते हैं विंडेज लॉस। अब ऐसी आपकी देखो मशीन्स वगैरह होती है, ठीक है, जितनी भी रोटेटिंग मशीन्स हैं उसमें आपका जो शाफ्ट होता है वो क्या होता है, रोटेट करती है, मशीन रोटेट कर रही है, तो यानी उसका शाफ्ट रोटेट हो रहा है ना, तो उसमें जो हवा की वजह से जो उसमें लॉस होता है उसी को हम बोलते हैं विंडेज लॉस। ठीक है, तो ये जब हम चेक करते हैं ना, तो ये देखो वोल्टेज पे तो डिपेंड करते नहीं। ठीक है, वोल्टेज पे डिपेंड करते नहीं, ना ही ये फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ऑब्वियस बात है, देख के बता सकते हो कि आर्मेचर की जो स्पीड होगी, स्पीड में ही तो आपके जो एयर का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, एयर का जो रेजिस्टेंस है उससे उसकी स्पीड क्या होगी, धीरे होगी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि स्क्वायर ऑफ आर्मेचर स्पीड। ठीक है, ऐसे ये इसके प्रोपोर्शनल होता है, डी ऑप्शन। ठीक है, अब देखो एक बार मैं आपको लॉसेस बता दूँ। ठीक है, कौन से होते हैं डीसी मशीन में। अब देखो पहले आपके, ठीक है, ये लॉसेज जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला आपका होता है मैकेनिकल लॉस। देखो मैकेनिकल लॉस में आपका देखो फर्स्ट आता है फ्रिक्शन लॉस। ठीक है, फ्रिक्शन। सेकंड आपका आता है विंडेज लॉस। विंडेज लॉस मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, फ्रिक्शन मेरे को लगता नहीं कि समझाने की जरूरत है, बिकॉज सबको पता रहता है। ठीक है, फ्रिक्शन लॉस। सेकंड आपका देखो आता है स्ट्रे लॉस। अब देखो स्ट्रे लॉस जो होते हैं ना, ये आपके देखो जो फ्लक्स है आपका, फ्लक्स में डिस्टॉर्शन की वजह से ये प्रोड्यूस होते हैं स्ट्रे लॉस। ठीक है, तो हम सिंपल लिख सकते हैं ड्यू टू द फ्लक्स डिस्टॉर्शन। सेकंड आप देख सकते हो सिंपल ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन, बिकॉज आर्मेचर रिएक्शन की वजह से ही तो फ्लक्स डिस्टॉर्शन होता है। ठीक है, अब देखो जो स्ट्रे लॉस होते हैं, स्ट्रे लॉस, ठीक है, यह आपके सम होता है। ठीक है, कोर लॉस, ठीक है, कोर लॉस प्लस आपके मैकेनिकल लॉस का, मैकेनिकल लॉस का। ठीक है, दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं, स्ट्रे लॉस। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रे लॉस, कोर लॉस और मैकेनिकल लॉस के सम होते हैं। अब कोर लॉस तो आपको देखो सबको पता रहता है, तो वो मैं आपको नहीं बता रहा। ठीक है, सिंपल हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस को हम क्या बोलते हैं, कोर लॉस बोलते हैं, या फिर आयरन लॉस भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये आपको पता रहना चाहिए। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेरिएबल लॉसेस इन रोटेटिंग मशीन। वेरिएबल कौन से होते हैं ये पूछा। ठीक है, तो हमें पता है कि जो कॉपर लॉस होते हैं, ठीक है, PCU, ये आपके वेरिएबल होते हैं। क्यों, ये आपके लोड पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, लोड पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो हम कॉपर लॉस तो हमारे होंगे वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सी ऑप्शन क्या, कॉपर लॉस और कोर लॉस, तो कोर लॉस तो हमारे कांस्टेंट होते हैं, तो सी तो होगा नहीं। डी ऑप्शन देखो कॉपर लॉस और स्ट्रे लोड लॉस, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, देखो आपके जो विंडेज लॉस है, ठीक है, विंडेज लॉस हो गए, ये आपके फ्रिक्शन लॉस हो गए, ये आपके बेसिकली डिपेंड करेंगे वेरियस अदर पैरामीटर पे। ठीक है, बट जो आपके कोर लॉस है ये तो कांस्टेंट होते हैं, बट स्ट्रे लॉस सिंस इन दोनों से मिलके बने हुए होते हैं, तो हम बोलेंगे कि स्ट्रे लॉस भी आपके वेरिएबल होंगे। क्लियर है चीज़, स्ट्रे लॉस और सम ऑफ किसके सम होते हैं, सिंपल अब ये भी बताया देखो, कोर लॉस और मैकेनिकल लॉस, और कोर को ही हम क्या बोलते हैं, आयरन लॉस, आयरन एंड मैकेनिकल लॉसेस, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।